डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रभात कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, कोशी कॉलेज खगड़िया, आप सबों का पुनः इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। आज का मेरा यह लेक्चर पुनः एमए सेमेस्टर 2 एवं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए समर्पित है। आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह है ग्रेट डिप्रेशन या वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, अर्थात महामंदी या विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। यह टॉपिक एमए सेमेस्टर 2 के 6th पेपर के अंतर्गत पढ़ना है तथा साथ ही साथ यह टॉपिक बीए पार्ट 1 ऑनर्स के 2nd पेपर में भी शामिल है। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में 2 या 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला, 1929 के महामंदी के क्या कारण थे। दूसरा, 1929 के महामंदी के क्या प्रभाव या परिणाम हुए। अथवा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का 1930 से 1932 के दौरान क्या प्रभाव पड़ा। अब आगे इस टॉपिक को विस्तार से समझने से पहले ज़रा हम लोग जान लें कि आखिर यह मंदी या यह डिप्रेशन क्या होती है। इसे सरल और आसान भाषा में समझें तो मंदी वह अवस्था है जिसमें लोगों के खरीदने की क्षमता यानी उसकी क्रय क्षमता खत्म हो जाती है, दुकानों पर सामान अनबिका रह जाता है यानी सामान बिकता नहीं है। इस तरह प्रोडक्शन यानी उत्पादन की तुलना में डिमांड यानी कि मांग खत्म हो जाती है और डिमांड खत्म होने से फैक्ट्रियां भी बंद होने लगती है और इससे लोगों का रोजगार भी खत्म होने लगता है यानी बेरोजगारी बढ़ जाती है। अब अगर आर्थिक मंदी या आर्थिक उदासी यानी कि इकोनॉमिक डिप्रेशन को वित्तीय भाषा में समझें तो यह मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की विपरीत स्थिति होती है। अर्थात मुद्रास्फीति में जहां एक तरफ मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है, वहीं आर्थिक मंदी में ग्राहकों के क्रय क्षमता में कमी आती है। फलस्वरूप वस्तुओं का मूल्य गिरता चला जाता है। तो आइए अब इस महामंदी टॉपिक को विस्तार से समझते हैं। आर्थिक मंदी जिसकी शुरुआत 1929 ईस्वी में अमेरिका से हुई तथा जल्द ही इसने विश्व के कई देशों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस कारण इसे विश्वव्यापी आर्थिक मंदी यानी कि वर्ल्ड्स ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कहा जाता है। इस संकट का असर 1929 से लेकर 1940 तक रहा, लेकिन 1929 से 1932 के दौरान यह संकट चरम पर रहा।
इस संकट या मंदी ने उद्योगपतियों की उस सोच को परिवर्तित कर दिया जिसके तहत उनका मानना था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, अर्थात प्रोडक्शन होने से डिमांड स्वतः ही हो जाती है। अपनी इसी सोच के तहत उस समय के उद्योगपति केवल वस्तुओं के प्रोडक्शन पे ही ध्यान देते थे, लेकिन प्रोडक्शन के उपरांत उसके डिमांड की फिक्र उन लोगों को नहीं रहती थी। यानी प्रोडक्शन तो कर दिया, उसकी डिमांड होगी या नहीं होगी इसकी चिंता वो लोग नहीं करते थे। इसी विचारधारा के कारण उद्योगपतियों ने उत्पादन बढ़ाने पर तो ध्यान दिया, लेकिन उसकी बिक्री पर ध्यान नहीं दिया। और यही कारण था कि पूरी दुनिया महामंदी के चपेट में आती चली गई। अब 1929 की इस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार कारकों या कारणों के बारे में जानते हैं। दरअसल यह संकट या मंदी किन्हीं एक या दो कारणों से आरंभ नहीं हुआ था, बल्कि इसके लिए कई कारण उत्तरदायी थे। उदाहरण के लिए यदि पहले कारण की बात करें तो इसके तहत कहा जा सकता है कि आर्थिक मंदी प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों का प्रत्यक्ष परिणाम था। आइए अब इस बिंदु को समझते हैं। दरअसल देश की सुरक्षा और सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रायः किसी भी युद्ध काल में तेजी से औद्योगिकरण होता है तथा युद्ध के पश्चात इस तरह की आवश्यकताओं की कमी हो जाती है एवं आर्थिक मंदी इससे सामने आ जाती है। ऐसी ही स्थिति प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके पश्चात देखने को मिली। अब आते हैं दूसरे कारण पे। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत पराजित राष्ट्रों में से जर्मनी और अन्य राष्ट्रों जिस पर की क्षतिपूर्ति की राशि थोपी गई थी ने भी आर्थिक मंदी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों को अमेरिका के द्वारा जो ऋण प्रदान की गई थी इसने भी संसार की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया था। अब समझते हैं महामंदी के तीसरे कारण को। दरअसल किसी भी युद्ध के समय अत्यधिक मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी काफ़ी संख्या में मानव शक्ति ने मिलकर औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा दिया था, लेकिन युद्ध के पश्चात अनेक व्यक्तियों को काम से हटा दिया गया, जिसके कारण बेरोजगारी और भी अधिक बढ़ गई थी। बेरोजगारी बढ़ने का असर यह हुआ कि लोगों की क्रय क्षमता अर्थात खरीदारी करने की क्षमता समाप्त हो गई थी और इससे आर्थिक मंदी को बल मिला। अब समझते हैं चौथे कारण को। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप में आर्थिक राष्ट्रवाद एक नई समस्या के रूप में उभर कर सामने आया।
यहाँ आर्थिक राष्ट्रवाद से मतलब यह है कि किसी देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता कितनी है। इस आर्थिक आत्मनिर्भरता के तहत प्रत्येक देश अपने निर्यात को बढ़ाने और आयात को कम करने में लग गए। ऐसा करने से जो बड़े औद्योगिकीकृत देश थे, जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, जापान इत्यादि, इन देशों को विदेशों में अपनी उत्पादित वस्तुओं को बाजार यानी कि खरीदार मिलने बंद हो गए थे। यानी जो भी उत्पादन ये बड़े देश अपने यहाँ कर रहे थे, उसके लिए उन्हें बाजार नहीं मिल पा रहा था। इससे इन बड़े देशों को अपने यहाँ के अनेक कल कारखाने को बंद करना पड़ा और इसका प्रभाव यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डगमगाने लगे। अब समझते हैं पांचवें कारण को, जो कि है आर्थिक मंदी का तात्कालिक कारण। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं प्रथम विश्व युद्ध के कुछ वर्षों के पश्चात तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी उछाल देखा गया, वह अपने चरम पे था। लेकिन 1929 का वर्ष आते आते इस अर्थव्यवस्था में काफ़ी अस्थिरता दिखने लगी थी और एक दिन इसी वर्ष यानी 1929 में ही 29 अक्टूबर को, जो कि मंगलवार का दिन था, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह गिर गया और इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा। यहाँ जो भी जिक्र किया गया न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के गिर जाने का, तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के गिर जाने से तात्पर्य है जो शेयर होते हैं कंपनियों के, शेयरों के दामों का गिर जाना। उस दिन यानी 29 अक्टूबर को शेयर के दाम इतने अधिक गिर गए कि उन शेयरों को किसी भी दाम पर खरीदने वाला कोई भी खरीदार नहीं बचा था, अर्थात कोई भी खरीदार तैयार नहीं था। चूँकि 29 अक्टूबर 1929 अर्थात जिस दिन यह घटना घटी मंगलवार का दिन था, इसलिए इस दिन अमेरिका के इतिहास में ब्लैक ट्यूसडे यानी काला मंगल के नाम से भी यह दिन जाना जाता है, क्योंकि उस दिन यह बहुत बड़ी घटना थी जिसने पूरे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। अमेरिकी शेयर बाजार में इतनी गिरावट आई कि वहाँ के लोगों ने अपना खर्चा कम कर दिया, जिससे मांग यानी कि डिमांड में गिरावट आ गई। अब यहाँ समझते हैं कि मांग में गिरावट आने से उसका क्या प्रभाव पड़ा। मांग कम होने से उत्पादन में कमी आई, उत्पादन में कमी आने से बेरोजगारी बढ़ी और बेरोजगारी बढ़ने से वहाँ के लोगों के पास पैसे की कमी होने लगी, जिससे वहाँ के लोगों में से जिनके पास बैंकों का कर्ज था, अब उन्होंने बैंकों को कर्ज चुकाना बंद कर दिया। तो इससे बैंकिंग ढांचा चरमराने लगी और जिन लोगों का पैसा बैंकों में जमा था, वे अब अपने और अपने परिवार या घर के खर्च के लिए
बैंकों से अपना जमा पैसा निकालने लगे। इससे यह हुआ कि कई बैंक दिवालिया होकर बंद होने लगे और जो बैंक इस अव्यवस्था से बचे रहे उन बैंकों ने एक नया तरकीब निकाला। उन्होंने या ऐसे बैंकों ने पैसों का लेन देन रोक दिया। पैसों का लेन देन रोकने से भी लोगों पर असर यह हुआ कि लोगों ने खरीदारी बंद कर दी। लोगों के खरीदारी बंद करने से उत्पादन कम हो गया। फलस्वरूप कंपनियां बंद होने लगी, नौकरियां जाने लगी और बेरोजगारी बढ़ती चली गई। कंपनियां बंद होने से अमेरिकी सरकार ने अपने कंपनियों के संरक्षण के लिए अपने यहाँ आयातित चीज़ों पर जो इंपोर्ट होके अमेरिका में आ रहा था विदेशों से, उस पर डबल टैक्स लगाना शुरू कर दिया या यूँ कहें लगा दिया। इस कारण आयात पर जो आयात कर था वो बहुत हद तक बढ़ गया और इसका परिणाम यह हुआ कि पूरी दुनिया का व्यापार घटने लगा। दूसरी तरफ 1930 की शुरुआत में अमेरिका में सूखा पड़ा, जिस वजह से वहाँ की कृषि बर्बाद हो गई। इससे कृषि अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इस तरह धीरे धीरे इस मंदी ने दुनिया के बाकी देशों को भी अपने चपेट में ले लिया और देखते ही देखते यह मंदी महामंदी में तब्दील हो गई। तो यह था महामंदी का कुछ प्रमुख कारण। अब आते हैं महामंदी या विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव अथवा परिणाम पर। और इस प्रभाव या परिणाम को हम लोग बिंदुवार ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रभाव या परिणाम को कुछ बिंदुओं के माध्यम से परीक्षा में लिखा जा सकता है। अगर प्रथम बिंदु की बात करें जो इसके प्रभाव और परिणाम के तहत आ सकता है, वह है इस संकट के आर्थिक परिणाम अत्यंत गंभीर सिद्ध हुए। बड़ी संख्या में या तो औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद कर देने पड़े या फिर उत्पादन में कटौती करनी पड़ी। बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई तथा कई स्थानों पर भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। अर्थात आर्थिक मंदी के कारण समाज के सभी वर्गों, चाहे वो उद्योगपति हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे मध्यम वर्ग के नौकरी पेशा वाले लोग हों या फिर चाहे श्रमिक वर्ग हों, सभी को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दूसरा बिंदु जो बनाया जा सकता है वह यह इस प्रकार है। इस संकट का हालांकि पूरी दुनिया पर असर पड़ा, लेकिन जर्मनी पर कुछ ज़्यादा ही गहरा असर पड़ा। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी बर्बाद हो गया था तथा अमेरिकी ऋण की मदद से धीरे धीरे वह फिर से खड़ा हो रहा था। लेकिन अमेरिका से प्रारंभ हुए इस आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट के कारण अब जर्मनी को वह ऋण भी मिलना बंद हो गया जो कि पहले अमेरिका से जर्मनी को मिल रहा था, क्योंकि अमेरिका खुद ही संकट में था।
इस अमेरिकी ऋण के बंद हो जाने से जर्मनी में बेरोजगारी दर काफ़ी बढ़ गई थी और इसका फायदा हिटलर ने उठाया और जो कि बाद में सत्ता में भी आया। इस प्रकार जर्मनी में तानाशाही शासन व्यवस्था अथवा नाजीवादी शासन व्यवस्था कायम हुई और इसे इस आर्थिक संकट या महामंदी की ही देन माना जाता है। और यह तानाशाही या नाजीवादी व्यवस्था बाद के वर्षों में द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बनती है। अब तीसरे बिंदु के तहत जिस बातों को समझा जा सकता है उसे समझते हैं। जर्मनी के बाद इटली में फासीवादी शासन व्यवस्था नजर आई। इटली में फासीवादी शासन व्यवस्था को बढ़ावा देने में भी इस महामंदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा या इसका हाथ रहा। इटली में फासीवादी नेताओं ने यह प्रचार प्रसार करना शुरू किया कि इटली के लोगों की खराब स्थिति के लिए दरअसल पूंजीवादी देश ही जिम्मेदार हैं और फासीवादी नेता ही उन्हें इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। फासीवादी नेताओं के इस प्रकार प्रचार प्रसार करने से इटली की जनता उनकी बातों में आ जाती है और फलस्वरूप इटली में फासीवादी नेता मुसोलिनी के नेतृत्व में तानाशाही व्यवस्था अथवा फासीवादी शासन व्यवस्था कायम होती है, जो कि बाद के वर्षों में द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनता है। अब चौथे बिंदु के रूप में कुछ बातों को समझते हैं। यूरोप में भी आर्थिक मंदी का असर होने के कारण अमेरिका द्वारा यूरोप को जो ऋण दिया गया था वह भी डूबने के कगार पर आ गया था और यही कारण बाद में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन का कारण भी बनता है। अमेरिका में 1932 ईस्वी में चुनाव हुआ था। उस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हूवर पराजित हुआ था और डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार फ्रैंकलिन रूजवेल्ट राष्ट्रपति बना था। दरअसल उस चुनाव में रूजवेल्ट के जीतने का कारण मुख्य रूप से आर्थिक मंदी के विरुद्ध आर्थिक सुधार कार्यक्रम की उसकी घोषणा ही थी, क्योंकि जो आर्थिक मंदी अमेरिका में थी उसको सुधार कर अमेरिकी वासियों को उसका फायदा पहुंचे, इन सब वादों के साथ रूजवेल्ट ने चुनाव लड़ा था। यानी ये सब वादे उसके चुनावी घोषणा पत्र में थे, जिसका फायदा उसे अमेरिकी चुनाव में भी हुआ, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति हूवर के कार्यकाल के दौरान आई जो भयंकर आर्थिक मंदी थी उससे अमेरिकी वासी त्रस्त हो चुके थे। लेकिन जैसे ही रूजवेल्ट ने उससे यानी उस मंदी से अमेरिकी वासी को भरोसा दिलाया कि वो इससे निकाल सकते हैं, उनके पास कुछ ऐसे सुधार के उपाय हैं, फलस्वरूप अमेरिकी जनता उस पर विश्वास करती है और वो चुनाव में विजयी होते हैं। यानी इस आर्थिक मंदी का प्रभाव अमेरिका में भी पड़ा और वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ। पांचवें बिंदु के रूप में कुछ बातों को समझते हैं। इस आर्थिक मंदी का जिस देश पे
असर नहीं हुआ था वह था रूस। इसका कारण यह था कि रूस एक साम्यवादी देश था, अभी भी है, तथा पूंजीवादी देश साम्यवादी देश से संबंध नहीं रखना चाहते थे। पूंजीवादी देशों द्वारा साम्यवादी देशों के साथ संबंध नहीं रखने के कारण यहाँ रूस को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि नुकसान के स्थान पर फायदा हो गया और वह महामंदी के कुप्रभाव से बच निकला। क्योंकि दो अलग अलग व्यवस्था होने के कारण, अमेरिका में अलग, रूस में अलग, दोनों की सोच विचारधारा में अंतर होने के कारण, दोनों का एक दूसरे का विश्वास होने के कारण दोनों देशों के मध्य व्यापार नहीं हो रहा था, जिस कारण से आर्थिक मंदी के दौरान रूस इससे अछूता रहा, यानी रूस पे कोई इसी तरह का प्रभाव नहीं हुआ, जबकि अमेरिका इससे प्रभावित हुआ। रूस के इस प्रकार आर्थिक मंदी से बच निकलने के कारण रूस की मार्क्सवादी विचारधारा को प्रतिष्ठा मिली और उसे अब पूंजीवाद के विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा। एक बिंदु को और देखते हैं, वह बिंदु है हथियारों की अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। हथियारों के उत्पादन से अमेरिका को आर्थिक मदद मिली और उसे आर्थिक मंदी से निकलने में सहायता मिली। या यूँ कह लें, हथियारों के उत्पादन से अमेरिका को आर्थिक मंदी से निकलने में सहायता मिली। बाद में अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों ने हथियारों की बिक्री को ही अपना धंधा बना लिया और आज भी हथियारों के बिक्री से इन देशों को काफ़ी मुनाफा हो रहा है और इससे फिर पूंजीवाद धीरे धीरे मजबूत हुआ, जो कि बीच के काल में कमज़ोर हो गया था और मार्क्सवाद की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी थी, साम्यवादी ताकतों की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी, लेकिन पुनः पूंजीवाद मजबूत हुआ। तो ये थे महामंदी के कुछ प्रमुख प्रभाव और उनके परिणाम। और भी कुछ प्रभाव हैं या परिणाम हैं जिससे कि आप जान सकते हैं, खुद से बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो के माध्यम से समझा कि 1929 की आर्थिक मंदी या महामंदी क्या थी तथा इसके क्या कारण और परिणाम थे। आशा करता हूँ कि आज का यह लेक्चर भी मुंगेर यूनिवर्सिटी के आप सभी MA सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के साथ साथ BA पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी लाभदायक साबित होगा। तो अगले लेक्चर में पुनः एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।